इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। अंग्रेजी सीखते समय ना एक ऐसा इलाका है जहां आकर अक्सर गाड़ी अटक जाती है। ये ना तो पूरी तरह से अतीत है और ना ही पूरी तरह से वर्तमान। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, वही आई हैव डन, शी हैज सीन वाला। हमारे पास एक ग्रामर की किताब का पन्ना है और सच कहूं तो इसे देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हाँ, जब ये एक रहस्य जैसा लगता था। बिल्कुल, एक पहेली। कभी लगता था कि ये पास्ट टेंस का भाई है, कभी प्रेजेंट टेंस का। और ये उलझन बहुत स्वाभाविक है क्योंकि ये टेंस एक तरह से दोनों दुनियाओं में पैर रखता है। अच्छा। हाँ, ये एक पुल की तरह है जो बीते हुए कल को आज से जोड़ता है। ज्यादातर व्याकरण के नियम हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये टेंस इस पर ज्यादा जोर देता है कि जो हुआ उसका अब क्या असर है। यही इसका असली रहस्य है। उसका अब क्या असर है? मुझे लगता है यही वो चाबी है जिससे ये ताला खुलेगा। तो आज हमारा मिशन साफ है, इस एक पन्ने के सहारे प्रेजेंट परफेक्ट के कोड को क्रैक करना। हम सिर्फ नियम नहीं रटेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी बोलने वाले इस टेंस का इस्तेमाल करते समय असल में क्या सोच रहे होते हैं। तो चलिए इस व्याकरण की पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, और शुरुआत कहाँ से करें? सबसे बुनियादी चीज से करते हैं, इसकी बनावट। ठीक है, तो इस पन्ने पर सबसे पहला उदाहरण टॉम का है, जो बेचारा अपनी चाबी ढूंढ रहा है और बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ। वाक्य है ही हैज लॉस्ट हिज की। तो यहाँ साफ दिख रहा है ही के साथ हैज और क्रिया लूज का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल लॉस्ट। बिल्कुल, स्रोत में भी यही लिखा है, हैव या हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल। ये तो सीधा साधा गणित लगता है। आई वी दे यू के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज। गणित जैसा है पर इसमें एक छोटा सा मोड़ है। अच्छा, वो क्या? और वो है पास्ट पार्टिसिपल खुद। कुछ क्रियाएं तो बहुत सीधी होती हैं, जैसे फिनिश का फिनिश्ड हो गया, वर्क का वर्कड हो गया। हाँ, जिनके आखिर में बस ईडी लगाना होता है। सही, लेकिन अंग्रेजी की कई जरूरी क्रियाएं इस नियम को नहीं मानती। उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। हाँ, ये तो हमेशा से सिरदर्द रहे हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन या सी, सॉ, सीन। बिल्कुल, हमारे स्रोत में भी कुछ उदाहरण हैं, लॉस्ट, डन, रिटन। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हैव हैज का नियम जानने से काम नहीं चलेगा, आपको इन अनियमित क्रियाओं के रूप भी याद रखने होंगे। ठीक पकड़ा। और ये सिर्फ रटने की बात नहीं है, ये भाषा के प्रवाह का हिस्सा है। जैसे अगर कोई कहे ही हैज बाइड अ न्यू कार, तो सुनने में ही अटपटा लगता है। हाँ बिल्कुल। सही होगा ही हैज बॉट अ न्यू कार। ये पहली बाधा है जिसे पार करना जरूरी है, क्योंकि अगर पास्ट पार्टिसिपल ही गलत हुआ तो वाक्य की नींव ही कमजोर हो जाएगी। ये तो हुई बनावट की बात, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसके लिए हमने ये पड़ताल शुरू की है। इसका मतलब क्या है? ही हैज लॉस्ट हिज की का मतलब सिर्फ ये क्यों नहीं है कि उसने अपनी चाबी खो दी। पास्ट टेंस में ही लॉस्ट हिज की भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? यही इस टेंस का दिल है। जब हम सिंपल पास्ट में कहते हैं ही लॉस्ट हिज की, तो हम बस अतीत की एक घटना बता रहे हैं। ये एक जानकारी है। ओके। हो सकता है उसे चाबी बाद में मिल गई हो सकता है ये बात कल की हो या पिछले हफ्ते की। लेकिन जब हम कहते हैं ही हैज लॉस्ट हिज की, तब हम सिर्फ एक घटना नहीं बता रहे, हम एक वर्तमान की समस्या बता रहे हैं। अच्छा, मतलब इसका फोकस चाबी खोने की क्रिया पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि चाबी अभी भी खोई हुई है। बिल्कुल, इसका मतलब है उसने चाबी खो दी है और इसलिए वो अभी घर के अंदर नहीं जा सकता, और इसलिए वो अभी परेशान है। क्रिया अतीत में हुई, लेकिन उसका नतीजा, उसका असर वर्तमान में जिंदा है। स्रोत में एक और बेहतरीन उदाहरण है, I've cut my finger। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर कोई ऐसा कहे तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि उसे पिछले साल कभी चोट लगी थी। नहीं, मैं सोचूंगी कि उसकी उंगली में अभी दर्द हो रहा है, शायद खून बह रहा है या उस पर अभी अभी पट्टी बंधी है। क्रिया कुछ मिनट पहले हुई पर उसका नतीजा मेरे सामने है। सही, ये टेंस बोलने वाले को वर्तमान में खड़ा कर देता है। वो अतीत को पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, बल्कि अतीत के असर को अपने साथ लेकर चल रहा है। तो इसमें एक इमीडिएसी, एक तात्कालिकता का एहसास होता है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर कोई कहे आई कट माई फिंगर यस्टरडे, तो ये कहानी है। एक बीती हुई बात। हाँ, लेकिन आई हैव कट माई फिंगर एक स्थिति है, एक करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तब होता है जब अतीत की घटना का समय महत्वपूर्ण नहीं होता? हाँ,
जैसे पुलिस वाले उदाहरण में पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men। यहाँ ये जरूरी नहीं कि उन्हें कब गिरफ्तार किया गया, जरूरी ये है कि वो अभी हिरासत में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसीलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी अतीत का निश्चित समय बताने वाले शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एट 5 o'clock या शी हैज गॉन टू पेरिस yesterday। ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है, अच्छा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप yesterday या at 5 o'clock कहते हैं, आप उस घटना को पूरी तरह से अतीत में धकेल देते हैं और उसका वर्तमान से जुड़ाव टूट जाता है। तब हमें सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, आई फिनिश्ड माई वर्क एट 5 o'clock। ये तो बहुत ही काम की बात है। ये एक ऐसा नियम है जो बहुत लोगों को उलझाता है। हाँ, तो वर्तमान से जुड़ाव तो समझ आ गया, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो इस टेंस के साथ जुड़कर इसके मायने में और भी परतें जोड़ देते हैं। जी, हमारे स्रोत में जस्ट, ऑलरेडी और येट का जिक्र है। हाँ, ये इस कहानी में क्या भूमिका निभाते हैं? ये शब्द टाइम ट्रैवलर की तरह हैं। ये उस अतीत की क्रिया को वर्तमान के और करीब या दूर ले जाते हैं और उसमें एक भावना भी जोड़ देते हैं। अच्छा, कैसे? सबसे पहले जस्ट को लेते हैं। जस्ट का मतलब है बस अभी अभी। यह क्रिया को वर्तमान से कुछ सेकंड या मिनट की दूरी पर ले आता है। जैसे स्रोत का उदाहरण है, कोई पूछता है आर यू हंग्री और जवाब है नो, आई हैव जस्ट हैड लंच। मतलब लंच करने की क्रिया हाल ही में, शायद आधे घंटे पहले ही खत्म हुई है और उसका असर ये है कि मैं अभी भरी हुई हूँ। बिल्कुल, इसमें एक ताजगी का एहसास है। हाँ, और जस्ट की जगह भी दिलचस्प है। ये हमेशा हैव, हैज और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में आता है, सैंडविच की तरह, आई हैव जस्ट हैड। अब आते हैं ऑलरेडी पर। ये भी जस्ट की तरह ही बीच में लगता है, लेकिन इसका भाव बिल्कुल अलग है। ऑलरेडी का मतलब है उम्मीद से पहले ही, है ना? सही, उम्मीद थी कि वो बाद में जाएगा। बिल्कुल, इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है। स्रोत का उदाहरण भी यही दिखाता है, डोंट फॉरगेट टू सेंड द लेटर, और जवाब आई हैव ऑलरेडी सेंट इट। ये कहने जैसा है, तुम मुझे याद दिला रही हो, मैं तो ये काम कब का कर चुका हूँ। हाँ, इसमें थोड़ी सी कुशलता या फुर्ती का एहसास भी है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि काम हो गया है, बल्कि ये भी कि वो उम्मीद से जल्दी हो गया है। ये तो दिलचस्प है। एक छोटा सा शब्द पूरे वाक्यों का मूड बदल देता है। अब तीसरा शब्द है येट, जो मुझे लगता है इन दोनों से काफी अलग है। स्रोत कहता है कि ये सवालों और नकारात्मक वाक्यों में इस्तेमाल होता है। हाँ, येट का मतलब है अब तक। ये एक उम्मीद या इंतजार को दिखाता है। इंतजार? कैसे? जब आप सवाल में येट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, तो आप ये नहीं पूछ रहे कि बारिश रुकी या नहीं, आप पूछ रहे हैं मैं उम्मीद कर रहा था कि बारिश रुक जाएगी, क्या वो अब तक रुकी है? अच्छा, तो इसमें एक इंतजार का भाव है। बिल्कुल। और नकारात्मक वाक्यों में, जैसे आई हैव रिटन द लेटर बट आई हैवंट सेंट इट येट, इसका मतलब है कि चिट्ठी भेजने का काम अभी बाकी है, लेकिन इरादा है, मैंने अभी तक नहीं भेजा है पर भेज दूंगा। अच्छा, एकदम सही। येट में भविष्य की एक संभावना छुपी होती है। आई हैवंट सेंट इट एक सपाट तथ्य है, लेकिन आई हैवंट सेंट इट येट में एक कहानी है। काम अधूरा है, लेकिन पूरा होने की उम्मीद है। वाह, ये भाषा की सूक्ष्मता है जो सिर्फ तथ्यों से आगे जाकर इरादों और उम्मीदों को भी व्यक्त करती है। वाकई ये सिर्फ व्याकरण नहीं, ये तो भावनाओं का खेल है। चलिए, अब इस पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसी आम गलती है जो मैंने खुद भी बहुत बार किया और लोगों को करते हुए सुना है। गॉन टू और बीन टू, बिल्कुल, इन दोनों के बीच का फर्क। ये एक क्लासिक कंफ्यूजन है। दोनों का मतलब जाना लगता है, लेकिन उनके पीछे का संदर्भ जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। स्रोत में 2 तस्वीरें हैं जो इसे बहुत साफ करते हैं। पहले में जिम है जो छुट्टियों पर है। वाक्य है जिम इज ऑन हॉलिडे, ही हैज गॉन टू इटली। इसका मतलब साफ है कि जिम अभी इटली में है या शायद रास्ते में है। वो यहाँ नहीं है, वो गया हुआ है। उसकी यात्रा अभी चल रही है। हाँ। गॉन का मतलब है गया हुआ। हाँ। ये एक 1 वे टिकट जैसा है जिसकी वापसी अभी नहीं हुई है। हाँ। और इसकी ठीक विपरीत दूसरी तस्वीर जेन की है जो अब घर वापस आ गई है। हाँ। वाक्य है जेन इज बैक होम नाउ, शी हैज बिन टू इटली। इसका मतलब है कि जेन इटली गई और वापस भी आ गई। यात्रा पूरी हो चुकी है। ये अब उसके लिए एक अनुभव है, एक याद है। तो बीन टू एक राउंड ट्रिप की तरह है। बिल्कुल, ये दौरा करने, यात्रा करने और लौट आने का अनुभव बताता है। बीन असल में बी क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब है होना
या रहना। अच्छा, तो आई हैव बीन टू इटली का शाब्दिक अर्थ है मैं इटली में हो आया हूँ। अरे वाह! तो इसका मतलब मैं इतने सालों से इसे गलत समझ रही थी। अगर मैं सुपरमार्केट जाकर घर लौट आई हूँ और कोई मुझसे पूछे कि मैं कहाँ थी, तो मैं ये नहीं कह सकती आई हैव गॉन टू द सुपरमार्केट। नहीं कह सकती, क्योंकि आप तो वापस आ चुकी हैं, आप वहां गई हुई नहीं हैं। तो मुझे कहना होगा, आपको कहना होगा आई हैव बीन टू द सुपरमार्केट। अगर आप घर से फोन करके बता रही हैं कि आप कहाँ हैं, तब आप कह सकती हैं आई हैव गॉन टू द सुपरमार्केट। ये तो सच में एक आहा वाला पल है। एक छोटा सा शब्द और मतलब पूरी तरह से बदल गया। हाँ, ये दिखाता है कि व्याकरण सिर्फ नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह संदर्भ को सटीक रूप से व्यक्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यही तो भाषा की खूबसूरती है। गॉन एक अधूरी यात्रा की ओर इशारा करता है, जबकि बीन एक पूरे अनुभव की कहानी सुनाता है। तो इस एक पन्ने की हमारी गहरी पड़ताल से आज हमने इस कोड को क्रैक कर ही लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिर्फ हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये समय में यात्रा करने का एक तरीका है। इसका सार अब क्या में छुपा है। क्रिया अतीत में हुई, पर उसकी गूंज, उसका असर आज भी सुनाई दे रहा है। चाहे वो खोई हुई चाबी की वजह से वर्तमान की परेशानी हो, या जस्ट खाए हुए लंच की वजह से पेट का भरा होना, या बीन टू इटली का एक खूबसूरत अनुभव होना, ये टेंस अतीत की परछाई को वर्तमान पर डालता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, हर भाषा दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया देती है। क्या किसी भाषा में एक ऐसे टेंस का प्रमुखता से होना जो अतीत और वर्तमान को इतनी मजबूती से जोड़ता है, उस संस्कृति के बारे में कुछ कहता है? दिलचस्प सवाल है। शायद ये इस विचार पर जोर देता है कि हमारे अतीत के कर्म कभी मरते नहीं, वे हमेशा हमारे आज का हिस्सा बने रहते हैं। कोई भी काम शून्य में नहीं होता। उसका एक नतीजा होता है जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। बिल्कुल। इस पर विचार जरूर कीजिए।